बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर और आप देख रहे हैं MM न्यूज़। नाज़रीन इकराम, मुल्क पाकिस्तान में सियासी और आइनी सूरत हाल रोज़ बरोज़ बदलती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात का केस चल रहा था, पहले बेंच 2 बार टूट चुका है, आज फिर उसकी समाअत जारी है। क्या 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना होने से मुल्क के अंदर आइन टूट सकता है, या इंतखाबात करवाने का जो फैसला है, जो हुक्म है, वो इलेक्शन कमीशन के पास उसका इख्तियार है या सुप्रीम कोर्ट के पास है? इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है मुल्क पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान खलीकुर रहमान सैफी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये बताइएगा कि ये कानून क्या है? 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, एक तरफ कहा जा रहा है, जबकि हुकूमत इस वक्त भाग रही है, इलेक्शन कमीशन कुछ कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच टूट रहे हैं, क्या चल क्या रहा है पाकिस्तान में? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने एक बर्निंग इशू है, हार्ट इशू है, उसके ऊपर गुफ्तगू के लिए और लीगल ओपिनियन के लिए आपने मदऊ किया। सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये कहानी शुरू कहाँ से होती है। असम्बलियाँ तहलील होना और असम्बलियों की अपनी मुद्दत पूरी करना, ये 2 अलग चीज़ें। अगर असम्बली तहलील हो तो वो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 112 के तहत आप देखेंगे कि सूबाई असम्बलियों को तहलील करने का इख्तियार किसके पास है? गवर्नर के पास है, गवर्नर ऑफ दी प्रोविंस। वो ख़ुद भी सवाबदीद, अगर अपनी सवाबदीद के तहत वो उसको तहलील करेगा तो वो सदर पाकिस्तान से अप्रूवल लेगा और तहलील कर देगा। अगर उसको वज़ीर आला ओपिनियन देता है कि इसको असम्बली को तहलील किया जाए तो उसकी ओपिनियन जब पहुँचेगी विदिन 48 हार्स यानी 48 घंटे के अंदर अंदर वो उसको तहलील कर देगा असम्बली को। पहली चीज़ ये है। अब हम इस वक्त क्योंकि सिर्फ नेशनल असम्बली की तरफ नहीं जाते, सूबाई असम्बली की हद तक ही रहते हैं, तो अब सूबाई असम्बली तहलील हो गई। अब उसने मुद्दत अगर मुकम्मल की होती तो उसमें जो आर्टिकल 224 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है 224 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि अगर असम्बली की मुद्दत पूरी हो गई तो वो 60 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने का पाबंद है। अगर असम्बली तहलील हो गई तो उसकी 224 सब आर्टिकल 224(2) के तहत इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि वो 90 दिन के अंदर अंदर उस सूबे के अंदर इंतखाबात करवाएगा असम्बली तहलील होने की सूरत में। अब यहाँ पे टोटली सवाबदीद आ गई किसकी? इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात हैं, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो क्या करेगा? तमाम तर इंतजामात करेगा, उसमें इलेक्शन का शेड्यूल मुरतब करेगा, हद बंदियाँ होगी, उसके बाद वोटर लिस्ट बनेगी। ये सारी चीज़ें किसने करनी है? इलेक्शन कमीशन ने। अब अगर इलेक्शन कमीशन कोई उज़र पेश करते हैं अपना कि मैं इस अरसे के अंदर, इतने वक्त के अंदर ये मेरे पास मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इलेक्शन करवा सकूं, तो उस सूरत में वो उज़र अपना हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट को भेजेगा। फेडरल गवर्नमेंट उसके ऊपर अपनी पॉलिसी मुरतब करेगी। अब जो सारी सूरत हाल हमारे सामने नज़र आ रही है कि गवर्नमेंट भाग रही है और बेंच टूट रहे हैं, 100 मोटो एक्शन ले लिया गया, तो 100 मोटो का इख्तियार 184(2)(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मौजूद है कि 184(3) के तहत वो किसी भी जो इशू है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है या कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन हो रही है तो वो 100 मोटो एक्शन ले सकती है। अब 100 मोटो एक्शन तो ले लिया, अब उस सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच बना था उसमें उसके मुअज़्ज़िज़ीन जो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान थे उनके अंदर रिफ्ट आ गई। काजी फायद ईसा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उस रूल्स के अंदर ये चीज़ मौजूद ही नहीं है कि इसका तरीकाकार क्या होगा, बेंच कैसे तश्कील दिया जाएगा 100 मोटो केस में, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है। जो 184 है वो ये कहता है कि अख्तियार समात के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो 100 मोटो ले सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज ले सकता है, ठीक है, कोई भी जज 100 मोटो ले सकता है। अब ये रूल्स वहाँ पे मौजूद नहीं है कि जब 100 मोटो ले लिया उसका बेंच कैसे तश्कील दिया जाएगा। बड़ी लेंथी इसके में वो दिया काजी फायद ईसा साहब ने इसके ऊपर अपनी ओपिनियन कि जिस वक्त तक रूल्स नहीं बनते तो उस वक्त तक इस केस को स्टॉप किया जाए और रूल्स बने जाएं, उसके बाद बेंच तश्कील दे के आगे इस केस की समाअत की जाए। सैफी साहब, जो सवाल हर पाकिस्तानी के जहन में आता है और हर पाकिस्तानी इसको सोचने पे मजबूर है इस वक्त के अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं होते तो फिर आइन का क्या होगा? क्योंकि आइन के तहत 90 दिन में इंतखाबात करवाने होते, अगर नहीं होते तो क्या आइन टूट जाएगा? आइन नहीं टूटता।
आइन की वायलेशन, आइन को तोड़ने वाला टूट गया, जिसको जनरल परवेज़ मुशर्रफ कहते हैं, उसने आइन तोड़ा, वो उसके पे बगावत के वाक़यात चले, उसके मुकदमात चले, वो सारा कुछ आपने देखा। आइन अपनी जगह पे बरकरार रहता है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होती है, और जब वायलेशन हो तो उसके ऊपर जिस वक्त आप वायलेशन करते हैं तो पनिशमेंट भी कोर्ट्स के पास भी ये इख्तियारात हैं कि वो उसकी वायलेशन करने वाले को क्या सज़ा दे सकती है या उसका अल्टरनेटिव क्या निकाला जा सकता क्या है। आईने पाकिस्तान का जो इनकारी है, जो आईने पाकिस्तान का मुनकर है, क्या वो गद्दार कहलाता है? जी, आर्टिकल 6 बड़ा क्लियर है कि कोई आइन को तोड़ने की कोशिश करे, आइन को तोड़ने की कोशिश में किसी किस्म की मदद करे, किसी किस्म की एक्टिविटी में मुलव्वस हो जो आइन को तोड़ने के, आइन को एब्रोगेट करने के, आइन को सबुताज करने के, आइन की वायलेशन के, आइन को ख़त्म करने के सूरत बनती हो तो उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। और तारीख़ में एक ही बंदे पे आर्टिकल 6 का नफाज हुआ है, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था जिसने इमरजेंसी लगा। क्या आप देखते हैं कि मौजूदा हुकूमत या अगर आइन की खिलाफ वर्जी करती है तो इसके जो कारिंदे हैं उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा? मेरा नहीं ख्याल कि आर्टिकल 6 लगेगा, लेकिन बात ये करने की है कि हुकूमत अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस वक्त दे कि आखिर क्या वजूहात होती हैं ना कि मुल्क इस वक्त ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल में है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते इलेक्शन करवाना, क्योंकि इतने अरसे के बाद जनरल असम्बली जो इसकी लिमिटेशन थी नेशनल असम्बली की, बाकी असम्बलियों की, वो पूरी होने जा रही है, मुद्दत पूरी करने जा रही है, तो हम इसको इकट्ठा करवाते हैं। उसके लिए हमें इन मसाइल का सामना है। मुल्क आगे ही माली तौर पे उसका माली बुरान का शिकार है, इकोनॉमिकल बुरान चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर, तो हम इस पोजीशन में नहीं है। इसको ऐसे करने के लिए अपनी पॉलिसी दे, गवर्नमेंट भी भागे ना, आंखें चुरा के ना भागे, बल्कि पॉलिसी अपनी दे कि क्या वजूहत। सैफी साहब, यहाँ पे अब देखें कि भागने की बात तो ठीक है, वो भाग रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता 3 दिन से जुम्मे से लेके अब तक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स हों, डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म हो या उनकी अपनी जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, उनके ऊपर जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं या बरसरे इक़्तिदार जो बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को धमकियाँ दे रहे हैं, सरेआम धमकियाँ दे रहे हैं और उस अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं जो बेंच बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर। तो क्या इस तरह के से सुप्रीम कोर्ट जो दबाव में आ जाएगा? देखें, धमकी बहरहाल अगर कोई देगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के इख्तियारात उसके पास हुए, वो अदालत को देखना चाहिए कि ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, ये सिविल कंटेम्प्ट है या कौन सी कंटेम्प्ट है। अगर कोई धमकी दे रहा है तो वो उसके पास फुल इख्तियारात हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये कि कोई इस सारी सिचुएशन के अंदर हुकूमत दबाव डालना चाह रही है कि तो उस पर क्या सूरत है। बेंचों को, अगर बेंच के ऊपर एतराज़ करना ये दबाव नहीं होता, ये एक आम शहरी के पास भी इख्तियार है कि वो जिस जज के ऊपर उसको एतमाद ना हो, वो वहाँ पे उसके ट्रांसफ़र ऑफ सूट, अपना केस जो है उसको ट्रांसफ़र करने की एप्लीकेशन भी दे सकता है, कोर्ट में भी कह सकता है कि मैं इस बेंच के ऊपर एतमाद नहीं, किसी और बेंच के अंदर, किसी और बेंच के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और जब ये एतराज़ आ जाए तो कोर्ट की मॉरल ड्यूटी है, अखलाकी जिम्मेदारी है कि वो केस सुनने से एराज करे और केस किसी दूसरे को जिसके ऊपर एतमाद हो वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाए। मेरा जो कहने का मकसद है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहब हैं, मरियम औरंगजेब है, राना सनाउल्लाह हैं या अता तारड़ हैं, आज़म तारड़, वो लोग भी इसके ऊपर अपने बयानात दे रहे हैं कि ये अगर चीफ जस्टिस के अपने ही जजेस उसका फैसला नहीं मानते तो। दिलचस्प बात ये हो गई कि किसी का एतराज़ करना क्या माना रखेगा जब उसी बेंच के अंदर मौजूद ये 6 रुकनी बेंच था जो आज 3 रुकनी रह चुका है। तो वहाँ ही जब अफादियत अपनी कोर्ट के अंदर ही डिवीज़न हो गई है तो फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि अवामी सतह के ऊपर अपने एतमाद को बहाल करने के लिए वो कम अज़ कम इस रिफ्ट को भी कम करने के लिए खुद रोल प्ले करें और कहें कि नहीं, इसमें लार्जर बेंच तश्कील दिया जाना चाहिए। और क्योंकि इस वक्त ये अवामी सतह का केस है, मुल्की सतह का केस है, तो उसको बजाय अना की जंग बनाने के इसको अच्छे तरीके से, अच्छे असलूब के साथ मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए इनको रोल प्ले करना चाहिए। ये बताइएगा कि वकला कहाँ खड़े हैं?
وکلاء چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہیں, آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, کیونکہ جو تحریک آج سے شروع ہو رہی ہے وکلاء کی, ابھی بھی بہت سارے وکلاء سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ چکے ہیں کہ ہم آئین کی خاطر چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے. اصل میں یہاں وکلاء کی ڈویژن ہے. یہاں وکلاء سے مراد سے پی ٹی آئی کے وکلاء ہو گئے, وکلاء سے مراد نون لیگ کے وکلاء ہو گئے. وکیل نے اپنا جو منصب تھا, منصب وکالت, اس سے جو ہے نا اب غفلت برتتے ہوئے وہ ڈویژنس کا شکار ہو گئے. وکیل کو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, وکیل کو قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہاں کوئی تحریک مجھے نظر نہیں آئی, کیونکہ پی ٹی آئی کی تحریک ایک اپنی ہے, اس کے وکلاء اپنی تحریک چلا رہے ہیں, نون لیگ کے وکلاء اپنی تحریک چلا رہے ہیں. تو یہ وکلاء کی تحریک نہیں, یہ ان سیاسی جماعتوں کے جو ونگ ہیں, وکلاء ونگ, ان کی تحریک ہو سکتی ہے, وکیلوں کی تحریک. اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ میں اس تحریک کو لیڈ کروں گا. اعتزاز احسن صاحب کا پاسٹ بھی ہمارے سامنے ہے اور اس کے بعد پریزنٹ بھی سامنے ہے. دیکھیں اگر وہ آئین اور قانون کے ساتھ چلتے ہیں تو یقیناً ایک اچھی چیز ہوگی, اور انہیں وہ لیڈ کرتے ہیں تو پھر اس ساری سچویشن کو دیکھ کے پھر ہم آپ کو پاکستان میں آئینی بحران نظر نہیں آ رہا, یا آگے مستقبل میں کچھ چند دن میں کوئی جو صورتحال ہے وہ بدل سکتی ہے؟ بحران تو کافی نظر آ رہے ہیں یہاں پہ. آئینی بحران کی بات کی جائے, سیاسی بحران کی بات کی جائے, اس کے بعد اکنامیکل معاشی بحران کی بات کی جائے, ہم تو بحران میں ہی, اور ہماری نوجوان نسل لاکھوں کی تعداد میں ایک مہینے کے اندر یہ موو کر رہی ہے. بحران تو بہت سارے ہیں, اور ہماری دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو تمام بحرانوں سے آئین کیا کہتا ہے کہ اگر انتخابات نہیں 90 دن کے اندر ہوں گے تو اگلا کیا ہوگا, آگے کیا سین بنے گا؟ آگے اب سو موٹو لے لیا ہوا ہے, اور سو موٹو از پینڈنگ بیفور دی آنریبل سپریم کورٹ, اور آئی ایم ناٹ ان پوزیشن کہ میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ کر سکوں کہ کیا ہونا چاہیے. اب سپریم کورٹ کے اوپر نظریں جمی ہوئی ہیں لوگوں کی کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے. آئین نے سیدھا کہہ دیا کہ 90 ڈیز کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں. اب الیکشن کمیشن اپنا عذر تو پیش کرے نا کہ کیوں نہیں کروا رہا وہ. اگر 90 ڈیز میں انتخابات نہیں ہوتے تو کیا ہوگا؟ تو آئین اس کے بارے میں خاموش ہے. آئین نے پنشمنٹ کا نہیں بتایا کہ کیا ہوگا, لیکن ڈیوٹی باؤنڈ ہے کون؟ الیکشن کمیشن بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی, کہ وہ اس 90 دن کے اندر کروائے. اگر نہیں کرواتی تو وہ اپنا عذر پیش کرے, سپریم کورٹ کو سیٹسفائی کرے. اور سپریم کورٹ کا کام ڈائریکشن دینا نہیں ہوتا, یا آئین بنانا نہیں ہوتا, یا قانون سازی نہیں ہوتی, بلکہ قانون کی انٹرپریٹیشن کرنا, کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا, اور قانون پہ عمل درآمد کروانا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کیا کرتی ہے. یہاں پہ آپ بھی ڈیفینسو ہو گئے کہ 90 دن کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوگا, اور دوسرا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آنا ہے اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آتا ہے, کیونکہ ان کا 11:30 بجے سماعت شروع ہونی تھی ابھی, کیونکہ ٹائم نہیں ہوا. سیفی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً قانونی جو رائے ہے وہ ہم لیتے رہیں گے کسی بھی مدعے کے اوپر. ناظرین اکرام, یہ تھے ہمارے نوجوان اور معروف قانون دان خلیق الرحمان سیفی, جنہوں نے آئین اور قانون کے تحت بتایا کہ اگر انتخابات نہیں ہوتے تو کیا ہوگا, الیکشن کمیشن کا دائرہ اختیار کیا ہے. سو موٹو ایکشن کے اوپر انہوں نے بات کی. اب سے کچھ دیر بعد پورے پاکستان کی اس وقت جو قوم ہے اس کی نظریں سپریم کورٹ کے اوپر جمی ہوئی ہیں کہ کیا فیصلہ آنا ہے. 11:30 بجے سماعت ہونی تھی, اور فیصلہ آنے تک ہم بھی انتظار میں کہ کیا فیصلہ آتا ہے. پھر ہم آپ کو سپریم کورٹ سے بھی دکھائیں گے. اس وقت وکلاء کی بڑی تعداد سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ چکی ہے. سیفی صاحب نے بھی یہ بتایا کہ وہ پی ٹی آئی کے وکلاء ہو سکتے ہیں, وہ مسلم لیگ نون کے وکلاء ہو سکتے ہیں, لیکن جو اصل وکلاء ہیں, جو غیر جانبدار, جن کا کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے, وہ لوگ آئین اور قانون کے محافظ ہیں, اس کے رکھوالے ہیں. کیمرہ مین عمر علی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.